Dear students, welcome to the today lecture of FOM Fundamentals of Management Unit First Overview of Management lecture number second. In lecture number second we will discuss importance and scope of management. In this lecture we will discuss two topics. First of all we will discuss importance of management and after that we will discuss scope of management. First topic is importance of management. There are number of importance of management. मैनेजमेंट की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट करने के पीछे क्या क्या रीजंस हैं और मैनेजमेंट करने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, वो एक ग्रुप एक्टिविटी है. इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो इन सब का मिलकर एक ग्रुप गोल होता है. ग्रुप गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मिनिमम वेस्टेज, मशीन, मटेरियल, मनी, मशीनरी जो कि रिसोर्सेज हैं इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, मनी वेस्ट ना हो और एफर्ट्स वेस्ट ना हो. तो जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो ये जो ग्रुप गोल्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं. और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है वहाँ पर ये ग्रुप गोल्स अचीव नहीं हो पाते हैं. यानी कि वहाँ पर वेस्टेज ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं मिल पाता है. तो जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली क्या अरेंज करता है? प्रोडक्शन के जो रॉ मटेरियल हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, उनको असेंबल करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है और इन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव आउटपुट में कन्वर्ट करता है. सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मैन पावर, इनका 3 टाइप से यूटिलाइजेशन हो सकता है: मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम यूटिलाइजेशन और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. तो अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो तो नो डाउट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो रिसोर्सेज का. आप अगर रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन करोगे तो आपको आपकी डिजायर्ड आउटपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाएगी. तो प्रॉपर राइट वे क्या है? रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब ना तो ओवर हो ना ही अंडर हो. जहां पर रिसोर्स का जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए था उतना ही यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो उसमें जो मिनिमम कॉस्ट होती है उससे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है. जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में जो मैन पावर है उसमें 5 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आपने वहां पर 8 पर्सन्स रखे हुए हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, 2 या 3 पर्सन्स ही रखे हुए हैं तो मिनिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, और अगर 5 की ही रिक्वायरमेंट थी और आपने 5 का ही स्टाफ रखा हुआ है तो आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो. तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने से रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो पाती है. तो अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कि स्केयर हैं, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं. तो ये आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंस हो गई. थर्ड इंपॉर्टेंस क्या हो गई? रिड्यूसेस कॉस्ट. जितना इनपुट है अगर वो उतना ही आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है तो आपकी कॉस्ट नहीं होगी या कॉस्ट कम होगी. तो जहां पर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं वहां पर रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 50 टन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी और आप उस 50 टन रॉ मटेरियल्स को 100% है आउटपुट में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपकी वेस्टेज जीरो हुई, आपकी कॉस्ट जीरो हुई, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट था. जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, उस रॉ मटेरियल को आपने प्रॉपरली स्टोरेज कर कर रखा, उस रॉ मटेरियल को आपने प्रॉपरली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया. लेकिन जहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वहां पर 50 टन की जगह 80 या 90 टन से ही उतना आउटपुट क्रिएट हो पा रहा है जितना कि 50 टन से हो रहा था. तो एडिशनल 30 या 40 टन हैं वो आप एडिशनली यूज कर रहे हो लेकिन उससे आउटपुट पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है. तो आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. तो नेक्स्ट बेनिफिट या इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रॉपर मैनेजमेंट की? कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है. और जहां पर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है वहां पर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इनपुट की इनकर हो जाती है. इसी तरह जहां पर जिस डिपार्टमेंट में आपको 5 का स्टाफ चाहिए था अगर आप वहां पर 8 का स्टाफ रख रहे हो क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो आपने प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं की तो आपको सैलरी की फॉर्म में ज्यादा
पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि आउटपुट उतना ही निकल कर आ रहा है। और अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो 5 का स्टाफ चाहिए था, आप 5 ही रख रहे हो, तो कॉस्ट आपकी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस एस्टेब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वहां पर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर हिरार्कीज होती हैं, प्रॉपर अथॉरिटी होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर किसी को अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में पता होता है, डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन होती है। वहां पर रिपीटेशन ऑफ टास्क नहीं होती है, ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है। तो लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन साउंड नहीं होती है, वहां पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स होता है, ना ही प्रॉपर हिरार्की होती है, ना ही प्रॉपर रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, ना ही हर किसी की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड होते हैं। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट होगा वहां पर हर किसी को पता होगा कि उनको क्या काम दिया गया है, उनको किनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको किन से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। तो जो मैनेजमेंट है वो राइट पर्सन को, जिसके पास राइट स्किल्स हैं, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग है, राइट क्वालिफिकेशन है, उसको राइट जॉब के लिए हायर करेगा। तो ये आपकी मैनेजमेंट की क्या हो गई, इंपॉर्टेंस होगी। नेक्स्ट क्या है, स्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम। जो एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। आप फर्स्ट सेम में बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है। एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल में मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इसी तरह कम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये सारे के सारे एनवायरनमेंट के पार्ट हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है, अपने जो रिसोर्सेज हैं वो उनका अलाइनमेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग करती है। तो वो एनवायरनमेंट के साथ अपना सामंजस्य या इक्विलिब्रियम बनाकर रखती है। और जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता वो एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हैं और वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है तो आप जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते रहोगे, अपडेट करते रहोगे, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करते रहोगे और इस कट थ्रू कंपटीशन में सर्वाइव करते रहोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियल्स फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तो वहाँ पर उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट होता है तो वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, वो अलग अलग एरिया में अपने प्लांट लगाते हैं, वो अपने जो एरिया में प्लांट लगाते हैं वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो जिन एरियाज में प्लांट लगता है वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंक्रीज होता है। जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट होती हैं। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट से क्या होगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिकल होगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिकल होगा तो जो प्रोडक्ट को बनाने की पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मासेज को प्रोडक्ट मिल पाएगा, वो उस प्रोडक्ट का यूज कर पाएंगे तो उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने से लोगों को रोजगार मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उनके पास खर्च करने की यानी कि एज ए कंज्यूमर उनके पास पार होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, परचेज करेंगे और उनसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। तो जो सोसाइटी है वो समृद्ध बनेगी, सोसाइटी की जो प्रॉस्पेरिटी है वो हाई होगी। ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट मिलता रहेगा प्रॉपर मैनेजमेंट से तो वो सैलरीज इंक्रीज करती जाएगी, सैलरीज इंक्रीज करते जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग लोगों का जीवन स्तर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये मैनेजमेंट के बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो एक बार वापस से वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम और लास्ट है एसेंशियल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ही कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका आएगा
स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है, मैनेजमेंट का स्कोप वाइड है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट को प्रॉपरली मैनेज करना जरूरी होता है। तो द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी वाइड स्प्रेड। द ऑपरेशनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आएंगे, वो आपके सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स, ये जो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो फर्स्ट स्कोप क्या हो गया मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन में, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आपके सेकंड सेम में सब्जेक्ट आएगा ऑपरेशंस एंड सप्लाई मैनेजमेंट, ओएसएम, जिसमें आप इन चीजों को किस में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो उसका जो मैनेजमेंट होता है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिससे कि जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंप्लाइज डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग सो एज टू प्रोड्यूस द राइट गुड्स, जिससे कि सही गुड्स बने, सही क्वांटिटी में बने, सही टाइम पर बने और उनकी कॉस्ट भी सही हो, और वो बिजनेस के जो एथिकल कोड हैं उन एथिकल कोड को कंडक्ट करते हुए किए जाएं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या मैनेज होता है, फर्स्ट क्या है, डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, आपको भाई प्रोडक्ट का डिजाइन है, उसके फीचर्स है, उसके लुकिंग है, उसका शेप है, उसका साइज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये सारे के सारे आपको डिजाइन करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट अपना आप तो बन नहीं जाएगा, उसके लिए आपको बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग में प्लांट में मशीन्स चाहिए, उनका लोकेशन, उनके लेआउट, ये सब चीज़ किस में आएंगी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। फिर वहाँ पर मशीनों से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की प्लानिंग होगी, प्रोडक्शन कब कब होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, कितना स्टाफ चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कितनी मशीन्स चाहिए होंगी, फैक्ट्री में सारे के सारे ऑपरेशन के लिए क्या क्या एसेसरी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये सब भी किस में आएगा, आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आएगा। तो जब मशीन्स चलेंगी तो मशीनों की टूट फूट होगी, तो उनको मेंटेनेंस करना, उनको रिपेयर करना, जिससे कि मशीन है वो खराब नहीं हो और आपका जीरो ब्रेकडाउन रहे। नेक्स्ट है, आप जब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो रॉ मटेरियल की कमी ना रहे, तो प्रॉपरली इन्वेंट्री कंट्रोल रहे, रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो रही है उनकी क्वालिटी प्रॉपर रहे, तो उनका क्वालिटी चेकिंग, ये सब भी किस में आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। और जो वहाँ पर वर्कर्स हैं, शो फ्लोर वर्कर्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स हैं, कोई एक्सीडेंट्स ना हो तो वहाँ पर प्रॉपर इनका ध्यान रखना, बंदोबस्त करना, इंतजामात करना, ये सब भी किस में आता है, आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है। सेकंड क्या आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सेकंड सेम में आपका एक सब्जेक्ट होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो गुड्स बनाए हैं उन गुड्स को प्रॉपरली मार्केट में सेल्स करना, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना, ये सब किस में आता है, आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होगा, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बेस पर गुड्स बनाना और फिर उन गुड्स को और सर्विसेज को कस्टमर को सेल करना, जिससे कि कस्टमर की जो नीड्स और वांट्स हैं वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाए। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, मार्केटिंग रिसर्च, सबसे पहला आप कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करोगे, इसे हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग रिसर्च। उनके बेस पर आप प्रोडक्ट्स को बनाओगे, उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराओगे, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करना, उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को अवेलेबल कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना, जिसमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, होलसेलर्स के थ्रू होगा, रिटेलर्स के थ्रू होगा। तो ये सारा का सारा आपके किसके अंडर में आएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आप सेकंड सेम में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आप सारा का सारा किससे पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में सही राइट अमाउंट, यानी कि सही अमाउंट हो, सही टाइप के फंड हो, रीजनेबल कॉस्ट हो, जब उन फंड की जरूरत हो, जब वो फंड रेज हो। तो किसी भी बिजनेस का बैकबोन क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो एफएम में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को एक्सेस करना, फंड के टाइप्स को सेलेक्ट करना जिससे कि बिजनेस के लिए प्रॉपरली फंड रेज हो सके,
फंड को सही टाइम पर रेज करना, सही टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग करना और उन फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। इसके अलावा रेशो एनालिसिस करना, कैपिटल बजटिंग करना, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे। नेक्स्ट है पर्सनल मैनेजमेंट, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो सेकंड सेम में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करने से लेकर उनको सैलरी देना, कंपनसेशन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये जो सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं ये किसके अंडर में आती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आती हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, मैन पावर, प्लानिंग एंड कंट्रोल, उनके बाद उनका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, फिर उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, उनका परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना, एम्प्लॉयज का प्रमोशन करना, उनका ट्रांसफर करना, एम्प्लॉयज को सैलरीज देना, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देना और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के वेलफेयर के सर्विसेज करना। तो ये सारा का सारा मैनेजमेंट का किस स्कोप में आएगा, पर्सनल मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट है परचेजिंग मैनेजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज डिपार्टमेंट, जो कि सप्लायर से कांटेक्ट में रहता है और वो सप्लायर से रॉ मटेरियल या कंपोनेंट पार्ट्स को परचेज करता है। तो जो परचेज मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होंगी कि रॉ मटेरियल के लिए टेंडर्स इनवाइट करना, उसके बाद जो बेस्ट टेंडर है उसे सेलेक्ट करना, ऑर्डर देना और जो सप्लायर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना और रॉ मटेरियल को कंट्रोल करना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की नंबर ऑफ क्या होंगी, टेक्निक्स होंगी। तो ये सब के सब किस में आएगा, आपका परचेज मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, मेंटेनेंस का, कि बिल्डिंग है उस पर प्रॉपरली मेंटेन रहे, कोई टूट फूट हो जाए तो उसको रिपेयर कराना, पेंट कराना, वहाँ पे मशीनरी है उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस कराना, उनको रिपेयरिंग कराना, प्लांट का है बीच में 1-2 दिन का गैप देकर है प्रोडक्शन बंद कर कर उसकी पूरी की पूरी रिपेयरिंग कराना, इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके मेंटेनेंस मैनेजमेंट में। और लास्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूटर्स से हाथ अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो प्रोडक्ट्स का, तो आपको जो अपना प्रोडक्ट है वो कंपनी के वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जगह जगह वेयर हाउसेस चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल भी होता है, बाय रोड भी होता है, बाय एयर भी होता है। तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड कब यूज करना, ये सब किसके अंडर में आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के। तो थर्ड सेम में आपका एक सब्जेक्ट है SDLM, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो उसमें जो लास्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट एक बिगर टर्म है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ये सब उसके क्या है, एक पार्ट है। तो यही मैनेजमेंट का क्या होता है, स्कोप कहलाता है। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए। फर्स्ट कौन सा कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।